अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रॉयल एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ हाफिज़ा फरसारा नाम। नाजरीन ग्रामी, आज जिस मौजू पे मैं आपसे बात करूंगी वो है मौजूदा मुल्की सूरत हाल और हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जलसा, जिसका मौजू था अमर बिल मारूफ, यानी कि लफ्ज़ अमर बिल मारूफ की ज़रूरत। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल क्या है। अगर यहाँ पे मौजूदा सियासी सूरत हाल की बात की जाए तो यहाँ कोई भी नहीं कह सकता कि कब किस वक्त में क्या हो जाए, कौन सी नई चीज़ सामने आएगी, कौन सी नई चीज़ जो है वो वापस चली जाएगी, पसे पर्दा क्या है और पसे सामने हमारे क्या है। इन चीज़ों को जानने के लिए और इन चीज़ों के ऊपर मज़ीद रोशनी डालने के लिए हमें रहनुमाई की ज़रूरत है। तो चूँकि नाजरीन अब यहाँ पे मेरे साथ पैनल पे मौजूद है हमारे सीनियर सहाफ़ी जनाब फैसल शामी साहब, यहाँ पे पैनल पे मेरे साथ मौजूद है हमारे सीनियर एंकर पर्सन जनाब फैज़ान भट्ट साहब। आज मैं आपसे इनके सवाल, आपके सवाल जो कि हमारी आम आवाम के सवाल है सियासत के हवाले से, वो इनसे जानने की ज़रूर कोशिश करूँगी और इनके जवाबात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि फैसल शामी साहब का ताल्लुक जो है वो एक सहाफ़ती ख़ानदान से है। अब सहाफ़त और सियासत ये दोनों एक साथ हमेशा रहती हैं। अब चूँकि दोनों का ताल्लुक एक साथ है तो सबसे पहले मैं इन्हीं के पास आऊँगी और इनसे पूछूंगी कि इनका क्या ख्याल है कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के अंदर, सियासी सूरत हाल के अंदर लफ्ज़ अमर बिल मारूफ की ज़रूरत क्यों पेश आई। जी शामी साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि हमारी जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर एक जलसा हो रहा है और उस जलसे का जो है वो मौजू ही रखा जाता है लफ्ज़ अमर बिल मारूफ। सर, इसके मुतालिक आप क्या कहना चाहेंगे। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें ना कि आप सियासी हालात की बात कर लें जी जी। कि इस वक्त जो मुल्क में एक सियासी हालात है, बाकायदा एक खिचड़ी सी पकी हुई है। और उसमें जब एक हमने तो पहले कह दी थे कि मैदान सियासत है और पाकिस्तान है, इसमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, ना दिन का पता यहाँ पे ना रात का पता आपको। तो देखें कि अब भी मतलब पहले जलसे की बात मैं बाद में करता हूँ। पहले देखें आपके वज़ीर साहब आपके एक दफ़ा रातों रात जो है वो मतलब वज़ीर पंजाब साहब जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनकी तब्दीली का फ़ैसला हुआ। पहले ये कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब ने भी कहा था कि जी कि मैं कुछ भी हो जाए उस्मान बुज़दार साहब को बदलने के लिए तैयार नहीं, मतलब वो नहीं बदलना चाह रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या मामला हुआ अचानक कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा सामने आ गया और फिर जनाब इमरान खान साहब की तरफ से एक नए वज़ीर आला पंजाब के लिए ऐलान किया गया और वो जो है वो परवेज़ इलाही साहब, उनका नाम उन्होंने सामने लेके आए वज़ीर आला पंजाब के लिए। और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इस वक्त मतलब बहुत सीनियर हमारे सियासतदान हैं और स्पीकर पंजाब असम्बली भी इस वक्त हैं। और उनको स्पीकर लाने का फ़ैसला ये था कि मतलब बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत से जो उनके अरकान थे वो उनसे मतलब जो रूठ रहे थे वो उनसे मान गए। और दूसरा जैसे आप कह रहे बात करें जलसे की, जी जी, अमर बिल मारूफ, उसका मतलब ये है कि जी आप जब सीधी सी बात करते हैं कि आप सीधे रास्ते पे आएँ, तो अब देखें जलसा हो रहा है। हम पहले अल्लाह के हुक्म से मुसलमान हैं, हम अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं और हमें एक ज़रूरत है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरके में ना पड़ो। लेकिन यहाँ पे देखें कि हम कितनी जमातें हैं, तफरकेबाजी कितनी हो रही है। आए रोज़ अब हुकूमत की तरफ से भी जलसे का ऐलान किया गया और वो जलसा उन्होंने बाकायदा किया भी, और जलसे में उन्होंने मतलब पूरी एक अवाम इकट्ठी भी की, फिर दूसरी तरफ अपोजिशन भी लॉन्ग मार्च कर रही थी। अब देखें हम लोग पाकिस्तानी हैं, हम लोग अल्लाह के हुक्म से एक मुसलमान है, एक सुन्नत नबी पे अमल करते हैं, मतलब सुन्नत है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हम सुन्नत हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत एजाज़ की बात है कि शुक्र है अल्लाह पाक का कि हम अल्लाह पाक के रसूल जो हैं हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी भी हैं, उनके हम उम्मती हैं और हमारे पर बाकायदा कुरान शरीफ भी नाजिल हुआ। तो अब ये जो आप बात करें जलसे की, मतलब सीधा रास्ते पे तो हम हैं, लेकिन हमारे हुक्मरानों को देखें ना कि वो अल्लाह के रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करें। मतलब ये नहीं कि अवाम को आप इकट्ठा करके ले जाएं जी हम अल्लाह के लिए के रास्ते पे चलना है हमने, तो आ जाए जी पूरे ख़ानदान के खान उठा के लिए, उसमें जवान लड़कियां भी आ गई, बच्चे भी आ गए, बूढ़े भी आ गए, बुजुर्ग भी आ गए। खुदा के लिए अगर बात करते हैं रास्ते की, तो अल्लाह पाक का रास्ता ये है जो हमारे सामने उन्होंने पेश किया जी। आप 5 वक्त कुरान नमाज़ पढ़ें, कुरान शरीफ पढ़ें, नेक माल करें, तफरकेबाजी से आप मनाओ, तफरकेबाजी ना करें, झूठ ना बोलें, आप लड़ाई ना करें, ग़ीबत ना करें किसी की, आप मार कुटाई ना करें। लेकिन बात तो फिर वही हम
किस चीज़ की हम लोग अमर बिल मारूफ नहीं का मुनकर का नज़ारा कर रहे हैं। मतलब ये जो हम मुनकर, हम आप किस किस्म के मुनकर, हम खुद मतलब अपने आप को देखें कि हमें सिर्फ तवज्जो इस तरह कि हम इस्लामी जो है रवायात है उनके ऊपर इकट्ठे हों। अगर हम आपस में इत्तेफाक करते रहेंगे जलसों का, ये इस वक्त जलसों का ज़रूरत नहीं है हमें। और ये जलसे जो इस वक्त कर रहे हैं सिर्फ ये अपने मफादात के लिए हर पार्टी जलसे कर रही है, क्यों आगे 2023 जो इलेक्शन का साल है, तो इसलिए ये सिर्फ ये जलसे जो हैं वो अल्लाह के रास्ते के लिए नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपने रास्ते सीधे करने के लिए हर जगह जलसे जुलूस हो रहे हैं। जी सर, तो अभी चूंकि ये आपने एक बड़ा ये बेहतरीन सा सवाल मुझे बताया है, तो चूंकि यहाँ पे पैनल पे मेरे साथ हमारे जो है वो सीनियर एंकर पर्सन फैज़ान भट्ट साहब मौजूद है, जो कि खुद भी काफ़ी सियासी गहरी बसीरत के मालिक है और ख़ुद भी जो है ऐसे इश्यूज़ के ऊपर जो है वो नज़र डालते रहते हैं। तो फैज़ान भट्ट साहब, अभी जैसे शामी साहब ने हमें एक बात कही कि इस वक्त जो है वो नौजवानों को सीधे रास्ते की ज़रूरत है। अब रातों रात अचानक से, जब एक वक्त था कि कप्तान कहते थे कि जो मर्जी हो जाए, मैं कभी भी जो है उस्मान बुज़दार को पीछे नहीं करूंगा, लेकिन अब हमारे वज़ीर आज़म जो है उन्होंने उस्मान बुज़दार साहब को एक कुर्बानी के तौर पे इस्तेमाल किया, या हमारे जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं उनके खिलाड़ी जो है वो खुद ही अपने कप्तान के लिए एक कदम पीछे चले गए। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया आपने यहाँ पे दावत दी अपने प्रोग्राम में। जी सर, आपका प्रोग्राम बहुत बेहतरीन जा रहा है। दूसरी बात, जहाँ तक सियासी सूरत हाल की बात रही, उस्मान बुज़दार साहब खाली उस्मान बुज़दार नहीं, वो वसीम अकरम थे, और वसीम अकरम हर बॉल पर उनकी एक नई वैरायटी होती है और इसी वजह से वो फेमस भी माने जाते थे। लेकिन उस्मान बुज़दार साहब के पास सिर्फ एक क्वालिटी थी, और वो ये थी कि मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के मिशन के मुताबिक चल रहा हूँ। खान साहब, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, खान साहब का भी यही कहना था, शामी साहब ने भी इस तरह कहा कि बुज़दार साहब को मैं नहीं जाने दूंगा, बुज़दार हमेशा मेरे साथ रहेगा। लेकिन इक़्तिदार, अब लोगों को ये चीज़ देख लेनी चाहिए, बिल्कुल सामने एक साफ शीशे की तरह चीज़ साफ है कि इक़्तिदार जो है, इक़्तिदार की जो भूख होती है, अगर वो खान साहब ने तो ये भी कहा था कि मेरे खिलाफ एक भी मेरी पार्टी से बंदा उठ जाए और वो कहे कि जी मैं आप पर इत्मीनान नहीं मुझे अब रहा, आप काम नहीं ठीक कर रहे, तो मैं तो फौरन ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा। लेकिन वो खान साहब की बातें कहाँ गई? यानी कि आप हमें ये बताना चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब, जो कि हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म भी हैं, उनका कहना था कि अगर तो मेरे खिलाफ मेरी ही जमात से कोई हट जाएगा या कोई एक बंदा मेरे खिलाफ कुछ कहेगा तो उस वक्त जो है मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा। लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने देखा तहरीक अदम एतमाद भी पेश हो चुकी है, उसके अलावा उनकी अपनी ही जमात के कई ऐसे लोग हैं जो कि अपोजिशन के साथ जाके हाथ मिला चुके हैं। तो शामी साहब, आपका क्या ख्याल है कि इस तरह से क्यों हुआ, एकदम से सियासत की बसात क्यों पलट गई, ये शतरंज की बाजी जो है एकदम से क्यों उलट पलट गई? जी देखें, वैसे जैसे मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तानी सियासत मैदान सियासत है, यहाँ पे पल में तोला पल में माशा, दिन में कुछ रात में कुछ, ना यहाँ पे सुबह की खबर ना रात का पता। और अचानक देखें, अगर जैसे आप समझें कि रातों रात बाहर से आपके इम्पोर्टेड वज़ीर भी मुसलत हो जाते हैं, लेके आ जाते हैं, तो उसी तरह से ये वज़ीर बदलना एक छोटा सा फैसला है, मतलब इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं। छोटा फैसला तो नहीं है, क्योंकि उनकी जो है एक अगर हम लोग मतलब देखें ना, ये कोई हैरानी वाली बात इसलिए नहीं है कि बुज़दार साहब की बातें आपको याद होगा कि बदलने की ये मीडिया पे को तकरीबन 2-3 महीने से देर गर्दिश है। बिल्कुल सर, ऐसा और बाकायदा एक कमेटी भी बन गई थी कि जो नाम फाइनल कर रही थी उसके जी के, और उसमें अलीम खान साहब का नाम था कमेटी के पास अगर नए वज़ीर के लिए, और जनाब परवेज़ इलाही साहब का नाम भी था उसमें, और एक शख्सियत और थी उनका भी नाम था। यानी कि इस बात की तैयारी काफी देर से हो रही थी कि हमारे वज़ीर आला जो है वो कभी भी बदल सकते हैं, तो इस बात को लेके हमें हैरान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन खान साहब ने हैरानी वाली बात ये है कि खान साहब जब पहले भी कह रहे थे जी कि मैं बुज़दार साहब को नहीं बदलूंगा और नहीं बदलना चाहूँगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन पता नहीं अब उनके ऊपर कोई प्रेशर हुआ है या क्या हुआ है रातों रात। लेकिन देखें, वो असल इसकी वजह जो है मेरा ख्याल है कि अब जैसे अपने बात की तहरीक एतमाद भी पेश कर दी गई है, और ये मेरा 2-3 दिन में वो वोटिंग भी इसके ऊपर हो जाएगी। बिल्कुल, उसका पहला इजलास तो हो चुके हैं। हाँ जी, तो इसलिए देखें ना कि अब ये क्योंकि उनके ऊपर दबाव था, अब जैसे कि परवेज़ इलाही साहब की और काफली के वफद की और खान साहब से एक मुलाकात भी हुई, और उससे पहले ये एक सोशल मीडिया पे एक तासुर था जी के नए वज़ीर आला जो हैं वो जनाब परवेज़ इलाही हैं, उनसे मामला तय हो गए, बल्कि उनके हमारे जो मुस्तफ़ा मलिक साहब हैं काफली के, वो भी हमारे मतलब मेरे वो बहुत प्यारे भाई हैं, तो उनसे भी रब्ता मेरा इस हवाले से रहा, उन्होंने भी तस्दीक की। पहले तो वो भी कह रहे थे जी कि इसमें कोई ऐसे मामलात नहीं हैं, और फिर दूसरी तरफ चौधरी बरादरान के मुतालिक
जनाब राना सनाउल्लाह साहब का भी बयान है जो उनकी भी तरफ हवाले से खबर आई है कि ये कि हमारे जो है नून लीग और काफ लीग के मामला तय हो चुके थे, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम दिए कि जनाब मोहन सलाई साहब को कि उनके वजह से हमारे मामला तय नहीं हो सके। तो इसलिए कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब इसलिए कि वो देखें एक तो उनको तवील अरसा सियासत में हो गया और जो भी दौर बरसर हुकूमत आई है, जो भी दौर है वो अल्लाह के हुक्म से हर हुकूमत में उन्होंने इक़्तिदार के मज़े लिए हैं। काफ लीग ने हर हुकूमत के अंदर जो है वो इक़्तिदार के मज़े लिए हैं। पीपल्स पार्टी भी देख लें, मुशर्रफ साहब का हुकूमत भी देख लें, फिर वो नून लीग साहब जब उनका कमांड थे उस वक्त भी, और मतलब ये है कि इस वक्त वो अपने हर दौर इक़्तिदार में, और उनका इस हवाले से उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा, और वज़ीर आला पंजाब वो पहली दफ़ा नहीं बन रहे, पहले भी बन चुके हैं, और वो पंजाब के मसाइल को बेशक उस्मान बुज़दार साहब बहुत अच्छे तरीके से मामला चला रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखें कि सियासत है, कुछ भी हो सकता है। तो अब उन्होंने शायद इमरान खान साहब ने ये फैसला इसलिए किया हो कि वो अपनी एक तहरीक अदम-ए-एतमाद समझते हैं जी, हम जैसे उनके बहुत से मेंबर्स कह रहे थे जी आप चौधरी परवेज़ साहब को ले आएँ या किसी को भी ले आएँ, हम बुज़दार साहब के साथ काम नहीं करना चाह रहे, तो हो सकता है कि वो परवेज़ इलाही साहब के वज़ीर आला पंजाब बनने से वो अरकान खुश हो जाएँ और वो उसमें एतमाद के वोट में शायद कोई जो उनकी मसलियत हो कि उन्होंने बना दी और शायद अपने वो अदम-ए-एतमाद तहरीक अदम-ए-एतमाद शायद नाकाम हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देखें आज बयान आया कि ये अगर अदम-ए-एतमाद जो है वो नाकाम हो गई तो जनाब खान साहब भी और जो मुनहरिफ अरकान हैं जिन्होंने वो भी उनको घर बैठना पड़ेगा। तो इसलिए अब इमरान खान साहब जो हैं वो ये तो नहीं चाहेंगे कि मैं घर बैठूँ, और वो तहरीक अदम-ए-एतमाद की नाकामी के लिए हर तरह से पूरी कोशिश करेंगे, और ये मेरे ख्याल है कि कोशिशें उनकी तहरीक अदम-ए-एतमाद बचाने के लिए। सर अभी आपने जो है यहाँ पे एक बहुत ही दिलचस्प सी बात कही है कि अदम-ए-एतमाद की तहरीक को नाकाम करने के लिए कभी भी किसी भी वक्त में कुछ भी हो सकता है, तो क्या यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तानी सियासत एक ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे इक़्तिदार के अंदर जो भी इंसान आता है वो सियासत को छोड़ना नहीं चाहता। फिजान भट्ट साहब, चूँकि आप इसी मौजू को मज़ीद जानते हैं और समझते भी हैं और काफ़ी अच्छा आप इसके ऊपर आपने एक रोशनी भी डाली थी, जहाँ तक मुझे याद है अमर बिल मारूफ के पेश होने से पहले हम सब लोगों के जहन में एक गुमान था कि शायद जलसे के दिन इमरान खान साहब एक इस्तीफ़ा पेश कर देंगे, शायद उस दिन जो है हमें ये सरप्राइज़ देखने को मिलेगा कि इमरान खान साहब कह देंगे कि हम आज जो है वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो दोबारा से इलेक्शन कर दिया जाए, लेकिन मामला उसके बरअक्स था। आपको क्या लगता था कि उस जलसे के अंदर क्या होगा और असल के में हकायक क्या थे? जी फिजान भट्ट साहब। मेरा ख्याल शायद यही है कि यही वो सरप्राइज था जिसका खान साहब ने छुपाया हुआ था कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही को बना दें, शायद यही वो सरप्राइज था उनकी। ये शामी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये सरप्राइज भी था, लेकिन अगर हम तारिक बशीर चीमा, ये मैं आपकी पहली वाली बात पर भी आता हूँ, लेकिन अगर हम तारिक बशीर चीमा साहब जो काफ लीग से जिनका ताल्लुक है और उन्होंने वफाकी वजीर भी वो थे कल तक, और उन्होंने कल जिस तरह परवेज़ इलाही साहब को उन्हीं के पार्टी के जो हेड कह रहे हैं, उन्हीं के पार्टी के मेंबर को जब वज़ीर आला पंजाब अनाउंस किया जा रहा था खान साहब की तरफ से, तो उसी वक्त तारिक बशीर चीमा साहब ने उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन दे दिया अपनी वजारत से, और उन्होंने खुल के कहा कि मैं इमरान खान साहब को वोट नहीं दूंगा। वो उनके एक अपने मसाइल और उनकी बात बहुत वैलिड है, जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाना था, 3.5 साल तक नहीं बना सके, ये उनकी मेन डिमांड थी। तो तारिक बशीर चीमा साहब से भी जब मेरी बात हुई तो उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने कहा आज तक कल तक सॉरी मतलब परसों जो दिन गुजरा है, मतलब परसों तक वज़ीर आला पंजाब की जो ऑफर है हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई थी, ये सिर्फ डेवलपमेंट कल के दिन के अंदर अंदर हुई है। और उनका यही कहना है कि जिस तरह कल भी परवेज़ इलाही साहब गए हुए थे मुलाकात के लिए, और आज भी परवेज़ इलाही साहब सुबह सुबह खान साहब के घर पर ही थे, यानी कि आज सुबह से भी इनके दरमियान में जो है मुज़ाकरात जो है वो चल रहे हैं। अच्छा शामी साहब, चूंकि सुबह के वक्त में जो है एक राना सनाउल्लाह साहब ने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने जो है एक बात कही कि हमारे जो है उनके साथ में मोहन इलाही साहब के साथ जो है वो कोई मुज़ाकरात नहीं हुए या वो अपनी बात से जो है वो थोड़ा सा पीछे हट गए हैं, तो क्या इस बात में कितने हक़ाइक़ शामिल हैं, आपको क्या लगता है? देखें ना, जैसे मैंने पहले बात की कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने खुद एक बयान उनका आया आज कि उन्होंने कहा जी कि सारे मामला जो हमारे पहले वो ये कह रहे थे कि अब जो मामला उनके हुए थे वो उसको छुपाना चाह रहे थे, ठीक है। अब जब उन्होंने बयान दिया जी हमें था कि हमने सिर्फ छुपाना चाह रहे थे, यहाँ पे वही सहाफत अंडर द टेबल की बात चल रही थी कि जो भी बात है वो पसे पड़ता ही रहे, वो चाह रहे हैं कि अब मुझे उन्होंने कहा जी जिस तरह से काफ लीग का सारे मामला चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, उनका नाम वज़ीर आला पंजाब के लिए आ गया, तो अब उन्होंने गुस्सा निकाला राना सनाउल्लाह साहब ने, उन्होंने सारी हकीकत बयान कर दी है। और पहले ये बात भी हकीकत है कि मियाँ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की और इनकी मुलाकातें हुई हैं,
اور ٹھیک کچھ ہے۔ ان کی سیٹلمنٹ بھی ہوئی تھی، لیکن شاید یہ پتہ ہے کہ سیاست ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جی سیاست ہے، یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فیضان بٹ صاحب، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ دعووں کے بازار جو ہے وہ بہت زیادہ گرم ہے، ہر پارٹی اپنی طرف سے نئے نئے دعوے کر رہی ہے۔ ویسے تحریک عدم اعتماد آنے سے پہلے کی اگر بات کی جائے تو جو ہمارے اپوزیشن کی اتحادی ہے، یعنی کہ جو 3 جماعتیں ہماری اتحادی ہیں، اگر دیکھا جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا انہیں آپس میں ایک دوسرے پہ اعتماد ہے؟ دیکھیں یہ اپوزیشن والی پارٹی ساری وہی ہیں، شہباز شریف صاحب وہی ہیں جو کہتے تھے کہ میں پیٹ پھاڑ کے زرداری صاحب نے جو کرپشن کیا وہ پیسہ واپس لاؤں گا، جی یہ ان کے جو ہے دور حکومت کی بات ہے، صحیح۔ اور اگر پی ٹی آئی کی بات، اس کی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کی جائے تو وہ کہتے تھے پنجاب کو لوٹ کے کھا گئے، ان کا دہشت گردوں کے ساتھ تعلق ہے، بارہا الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگائے جاتے تھے۔ لیکن میں 2 منٹ اس میں آپ کے ضرور لوں گا کہ ایک میں آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں کہ جب یہ عمران خان اپوزیشن نے جب کہا کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے، فوراً خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم نے بھی وہاں پر جلسہ کرنا ہے، اور اس کے بعد کی سچویشن شامی صاحب بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ جی وہاں پہ کوئی ممبر گزر کے دکھائے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، امر بالمعروف کے بھی الفاظ بار بار ادا کیے جا رہے تھے۔ تو وہاں پر جو ہماری سلامتی کونسل ہے، سیکیورٹی ایجنسیز ہیں، وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہمیشہ جب بھی اپوزیشن بیٹھتی ہے وہی احتجاج کرتی ہے، اسلام آباد آ کے بیٹھتی ہے، ڈی چوک میں آ کے بیٹھتی ہے، اور حکومت کا کام ہوتا ہے حکومت وہاں پر جائے، انہیں منائے اور ان سے باتیں کرے، مذاکرات کرے کہ آپ گھر جائیں، آپ کی مطالبات مان لیے جائیں۔ لیکن جب حکومت ہی احتجاج پر اتر آئے گی، جب حکومت ہی خود جلسہ کرے گی، تو سلامتی کونسل کو ٹینشن یہ تھی کہ جب حکومت ہی سب کچھ کرے گی تو یہاں پر مفاہمت کون کروائے گا؟ دونوں روٹیاں منائے گا کون؟ اور اس کے جو قتل و غارت ہوگی، آپس میں لڑائی ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے سٹینڈ سے پیچھے ہوئی، اور جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم بندوں کو جانے نہیں دیں گے، اس سٹینڈ سے بھی پیچھے ہوئی، صرف جلسہ کیا۔ اور خان صاحب نے جو کہا تھا آج میں نے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ سب سے زیادہ اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے وہ ٹی وی چینلز کو ہوا ہے، یہ جتنے، کیونکہ وہاں پر ایڈورٹائزنگ جو ہے بہت زیادہ چل رہی تھی، کیونکہ ہر بندہ ٹی وی آن کر کے بیٹھا تھا کہ آج خان صاحب کچھ نئی بات کریں گے۔ تو مجھے تو لگتا ہے خان صاحب نے یہ میڈیا پالیسی جو ہے اس پر پہلے غور کیا، اس کے بعد یہ بات کی ہوگی کہ آج میں نے سرپرائز۔ فیضان بٹ صاحب، چونکہ جب بابا جو ہے بریک کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو جی ناظرین ابھی یہاں پہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا، اور چونکہ ابھی فیضان بٹ صاحب نے ایک بڑا ہی جو ہے وہ ایک دلچسپ اور بڑا ضروری سوال ہمارے لیے چھوڑ دیا ہے کہ یہ سب کچھ اصل میں جو ہے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی شاید ایک الگ سے جو ہے وہ اقدام تھا۔ تو ہم بریک سے واپس آتے ہیں اور واپس آ کے اسی بات کو آگے مزید جاری رکھیں گے۔ پلیز اسٹے ود اس۔